एक दोस्त की पार्टी में मेरी मंगेतर और यंग मास्टर गया, मेरे सामने ही एक जोशीला फ्रेंच किस करते हैं। मैं इतने गुस्से में आ जाता हूँ कि वहीं अपना वाइन ग्लास तोड़ देता हूँ, लेकिन वे दोनों हंसते हुए कहते हैं कि ये तो बस एक गेम है और मैं इसे बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ। मैं फर्श पर बिखरे टुकड़ों को देखता हूँ और मुस्कुरा देता हूँ। ठीक है, अगर ये गेम है तो खेलते रहते हैं। गेम फिर से शुरू होता है और इस बार मैं हार जाता हूँ। मैं बिना एक पल सोचे डेर चुन लेता हूँ। वे मुझे कमरे में किसी भी लड़की को किस करने का डेर देते हैं। लिली सोफे पर बिल्कुल आराम से बैठी है, उसके चेहरे पर वो भाव है जो साफ कह रहा है कि वो पूरी तरह यकीन करती है कि मैं उसे ही चुनूंगा। अफसोस, वो बुरी तरह निराश होने वाली है। मैं सीधे नीना फ्रॉस्ट की तरफ बढ़ता हूँ, वही जिसे मार्कस कभी पा नहीं सका। ये एक कदम लिली और उसके पूरे गुट को हक्का बक्का कर देता है। इलाई, तुम क्या कर रहे हो? लिली, यही है। मार्कस सबसे दुखी चेहरा बनाकर मुझे घूरता है, फिर बेशर्मी से कहता है, इलाई, हम सच में बस एक गेम खेल रहे थे, तुम हम पर भरोसा क्यों नहीं करते? मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ और बिना रुके जवाब देता हूँ, इतने गर्म सीन के बाद अगर पास में बिस्तर होता तो तुम उसका भी इस्तेमाल कर चुके होते, और तुम कह रहे हो ये सिर्फ गेम था? समझते हो मुझे 3 साल का बच्चा? जैसे ही मैं नीना की तरफ बढ़ता हूँ, मेरी आंख के कोने से दिखता है कि मार्कस का सुंदर चेहरा गुस्से से विकृत हो रहा है। उसके हाथ मुट्ठियों में बंध जाते हैं। अंदर से मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ। नीना की उपस्थिति ही इतनी भारी है कि उस तक पहुंचने से पहले ही लगता है जैसे वो मुझे पूरा निगल जाएगी, लेकिन मैं अपना चेहरा शांत रखा हूँ। नीना मुझे सच्ची जिज्ञासा से देख रही है, जैसे उसे बेसब्री हो ये देखने की कि मैं आगे क्या करता हूँ। मैं खुद को उसके पास तक जाने पर मजबूर करता हूँ और धीरे से पूछता हूँ, सी नीना, क्या तुम मुझे याद करती हो? वो हल्के से सिर हिलाती है। उसे जंगल में मेरे साथ हुई मुलाकात याद है। फिर हल्की मुस्कान के साथ वो पूछती है, आज जंगल में भटके नहीं? ये सुनकर मेरे पैर लड़खड़ा जाते हैं। ये औरत बिल्कुल नहीं रुकती। नीना, तुमने पिछली बार कहा था कि अगर कभी मुझे मदद की जरूरत हो तो मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ। क्या वो पेशकश अभी भी है? मैं सावधानी से पूछता हूँ। नीना के दोस्त एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें साफ लग रहा है कि हमारे बीच कुछ है। लिली और उसका गुट मक्खियां पकड़ रहे हैं, मुंह खुले के खुले। उनमें से कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि मैं फ्रॉस्ट परिवार की मुखिया को इतने सहज तरीके से जानता हूँ। मार्कस उस औरत के साथ मुझे बेतकल्लुफी से बात करते देखता है जिसके लिए वो दीवाना है, और उसका चेहरा भद्दे गहरे लाल रंग का हो जाता है। मैं लगभग सुन सका हूँ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। किसी देहाती गंवार को क्या हक है कि पहाड़ों से आए किसी देहाती को नीना फ्रॉस्ट से बात करने का क्या हक है? नीना अपना गिलास रखती है और मुझे इशारे से पास बुलाती है। मैं उसके पास जाता हूँ और करीब से देखने पर उसका चेहरा बिल्कुल अद्भुत है। मैं खुद को घूरते हुए पकड़ लेता हूँ। उसकी पलकें अविश्वसनीय रूप से लंबी हैं। उसकी त्वचा बेदाग है। ये अपनी त्वचा की देखभाल कैसे करती है? तुम्हें किस चीज में मदद चाहिए? नीना ऊपर देखकर पूछती है। मैं काफी देर के लिए हिचकिचाता हूँ। मैं सीधे ये तो कह नहीं सकता कि मैं उसे किस करना चाहता हूँ। क्या होगा अगर वो मुझे बाहर निकाल दे? कमरे में सबकी नजरें मुझ पर टिकी हैं। मैं दांत भींचता हूँ, तेजी से झुकता हूँ और उसके गाल पर एक झटपट किस कर देता हूँ। नीना के दोस्तों के जबड़े लगभग फर्श पर गिरने वाले हैं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि किसी ने अभी अभी नीना फ्रॉस्ट को किस किया। क्या यह लड़का अभी तबाह होने वाला है? जैसे ही ये होता है, मैं पलटता हूँ और वहां से भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझे पकड़ लेती है और सोफे पर अपने बगल में खींच लेती है। नीना मुझे शर्मिंदगी से तड़पते देखती है और मजे लेने का फैसला करती है। किस करके भागोगे? वो आंखें सिकोड़ कर देखती है। मैं सबसे बेकार जवाब दे बैठता हूँ, ये एक डेर था, मैं हार गया था। वो साफ मानने को तैयार नहीं है तो मैं जल्दी से समझाने लगा हूँ, मुझे उन जैसी लड़कियां पसंद नहीं, जो चाहे उन्हें ले जाएं। उनमें से कोई भी तुम्हारे जैसी नहीं। नीना ठाका लगाकर हंसती है। तुम्हें मैं पसंद हूँ? मैं उस खूबसूरत चेहरे को देखता हूँ और बिना एक पल रुके सिर हिला देता हूँ। मतलब इतनी खूबसूरत और ताकतवर इंसान को कौन पसंद नहीं करेगा? और सुना है कि उनका फिगर भी कमाल का है। कहते हैं उनके टोन डेब्स हैं, पक्का नहीं पता। नीना का चेहरा एक साथ चिढ़े हुए और मजे लेने वाले भाव से भर जाता है। उसे अभी अभी एहसास हुआ है कि वो मेरे दिमाग की हर बात सुन सकती है। वो हाथ बढ़ाकर मेरे सिर पर एक शपथ लगाती है। बदतमीज कहीं के, किस करना तो एक बात थी, अब मेरे फिगर का मुआयना भी करोगे? मैं उसे नाराजगी से देखा हूँ। ये तो सच्ची तारीफ थी, दोनों एक जैसी बातें नहीं है। उसकी एक सहेली ये सुनकर मुंह का पानी थूक देती है। वे जल्दी से हमसे मुंह फेर लेती हैं। लिली का चेहरा पूरी तरह काला पड़ जाता है और वो आंखों में आग लिए मेरी तरफ तेज कदमों से आती है। एली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अभी यहाँ आओ। मेरे अंदर ठंडे गुस्से की एक लहर उठती है। मैं लापरवाही से नीना के कंधे पर अपना हाथ रख देता हूँ और सबसे मासूम चेहरा बना लेता हूँ। मिस लिली, ये तो बस एक गेम है, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? मैंने अभी नीना को फुल ऑन फ्रेंच किस तो दी भी नहीं है। ये सुनते ही मार्कस की आंखें तुरंत लाल हो जाती हैं। वो फट पड़ता है। इलाई, तुमने हद पार कर दी। लिली और मैं सच में बस एक गेम खेल रहे थे। वो तुम्हारी मंगेतर है, हमारे बीच कुछ नहीं है। मैं एक पल के लिए भी नहीं रुकती। मैं आंखें घुमाती हूँ और व्यंग्य को बाहर आने देती हूँ। ओह, तो तुम्हें पता है कि वह मेरी मंगेतर है? तो फिर तुम उसे मेरे सामने फ्रेंच किस क्यों कर रहे थे? इसके बारे में सोचा भी नहीं, है ना? अब जब तुमने उसे चूमते देख लिया जिसे तुम कभी पा नहीं सके, तो अचानक तुम्हें तकलीफ हो रही है? चाहते हो कि मैं फिर से करूं? बस तुम्हारी नसों में जलन पैदा करने के लिए, तुम बेशर्म दो मुंह सांप। और बस मैं झुककर नीना के गाल पर फिर से एक किस कर देती हूँ। नीना हल्के से अपना हाथ मेरी कमर पर रखती है। वह मुझे देखते हुए पूछती है, क्या किसी ने तुमसे कभी कहा है कि तुम्हारी हिम्मत कमाल की है? बिना रुके मैं उसके गाल पर एक और जल्दी सी किस चुरा लेती हूँ। उसकी थोड़ी सी तनी हुई नजर से नजर मिलाते हुए मैं पूरी सच्चाई से कहती हूँ, हाँ, बस यही मेरा स्वभाव है। और सच कहूँ तो मुझे हैरानी हो रही है कि आखिर किसने कहा था कि यह औरत ठंडी और निर्दयी है। वह दरअसल काफी गर्मजोशी वाली और बात करने में हैरानी की हद तक आसान है। मार्कस, मुझे नीना को दोबारा चूमते देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आंखों से सच में आग निकलने वाली हो। वह गुस्से में मुझ पर उंगली तानता है। एली,
तुम यूं बदला लेती नहीं फिर सकती। जो तुम कर रही हो वह गलत है। लिली का चेहरा बिल्कुल बर्फ जैसा है। एली, मैं यह आखिरी बार कह रही हूँ, यहाँ आ जाओ। मैं ठीक वहीं रहती हूँ जहाँ हूँ, आलस से नीना की उंगलियों से खेलते हुए। मैं एक ठंडी हंसी छोड़ती हूँ और पूछती हूँ, और तुम समझती कौन हो अपने आप को? एली, मत भूलो मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। लिली हर शब्द को दांत पीसते हुए बोलती है। इतना सुनकर मेरा धैर्य जवाब दे जाता है। मैं जोर से हंस पड़ती हूँ, उठती हूँ और सीधे उसके चेहरे के सामने जा खड़ी होती हूँ। मैं हाथ उठाती हूँ और उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ देती हूँ। मार्कस ये होते देखकर चीखता है और लिली का हाथ थामने के लिए दौड़ता है। उसका चेहरा चिंता से विकृत हो जाता है जब वह पूछता है कि वह ठीक है या नहीं। उनका यह नाटक देखकर मैं हंसे बिना नहीं रह पाती और धीरे धीरे तालियां बजाने लगती हूँ। लिली ठिठक जाती है, फिर अजीब ढंग से मार्कस को धकेल देती है, लेकिन मार्कस फिर भी मुझे नापसंदगी की नजर से देखता है। एली, तुमने उसे कैसे मारा? अभी माफी मांगो और हम इसे जाने देंगे। इतनी हिम्मत? माफी के बाद जाने दो। मैं एक शब्द नहीं बोलती, बस अपना हाथ उठाती हूँ और लिली को दोबारा थप्पड़ मारती हूँ और भी जोर से। ये रही मेरी माफी, मैं ठंडी मुस्कान के साथ कहती हूँ। कैसा लगा? लिली की सहेलियां आखिरकार हकीकत में लौटती हैं। वे हम दोनों के बीच में आने के लिए हाथ पैर मारती हैं। वे जानना चाहती हैं कि मैंने उस पर हाथ क्यों उठाया। मैं उन्हें एक ठंडी नजर से देखती हूँ और लिली ने जो कुछ भी किया है वह एक एक करके गिनाने लगती हूँ। 3 महीने पहले हम साथ ट्रैकिंग पर गए थे। उसे मार्कस का एक फोन आया और वह मुझे रास्ते में अकेला छोड़कर चली गई पहाड़ के ऊपर तक। 1 महीने पहले एक भयंकर तूफान के दौरान वह मार्कस की वजह से फिर से मुझे छोड़कर चली गई। बिना एक पल सोचे सड़क के किनारे अकेला छोड़ दिया। मुझे पूरे 1 हफ्ते बुखार रहा और लगभग निमोनिया हो गया। और हर जन्मदिन, हर वैलेंटाइन डे, हर बार जब हम आखिरकार अकेले होते, मार्कस का फोन ठीक उसी वक्त आ जाता और उसे खींच ले जाता। नीना की भौहें हल्के से सिकुड़ती हैं और वह धीरे धीरे बोलती है, कोई हैरानी नहीं कि जब मैंने उस तूफान में तुम्हें पाया तो तुम इतने बुरे हाल में थे। तुम्हारी कमीज पूरी भीगी हुई थी, कीचड़ से लथपथ नंगे पांव और पत्थरों से पांव पर कट लगे हुए थे। नीना की एक सहेली मुस्कुराते हुए बीच में बोलती है, नीना, ये बच्चा इतना शांत और सीधा साधा लगता है। उम्मीद नहीं थी कि इसका इतना तेज मिजाज होगा। मैं मुड़ती हूँ और बिना एक पल की झिझक के मार्कस को थप्पड़ मार देती हूँ। दूसरों की औरतें हाँकने का बड़ा शौक है ना? लो, ये मुझे नहीं चाहिए, ये तुम्हारी है। मार्कस जलते हुए गाल को ढकता है और आंसू रोकने की कोशिश करता है, फिर भी सफाई देने की जुगत लगाता है। तुम गलत समझ रही हो। गलत? मेरे जन्मदिन पर बीमारी का नाटक करके उसे बुलाने में भी मैंने गलत समझा। वैलेंटाइन डे पर पीछा किए जाने का ढोंग करके उसे हर बार फोटो भेजने में भी। क्या तुम समझते हो कि मैं बेवकूफ हूँ? लिली मुझे झर भरी नजरों से घूरती है और दांत पीसते हुए बोलती है, एली, क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है? तुम्हें चाहिए क्या? मैं उसे एक सपाट उपेक्षापूर्ण नजर देती हूँ और बिना किसी हिचकिचाहट के कहती हूँ, आज से हमारी सगाई खत्म। कल मैं अपने माँ बाप को तुम्हारे घर भेजूंगी इसे आधिकारिक रूप से तोड़ने के लिए, और मैं ये भी सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हारे माँ बाप को पता चले कि तुम असल में किस किस्म की इंसान हो। लिली गुस्से से कांपती है। इसमें दोनों परिवार शामिल हैं। अगर तुमने यह सगाई तोड़ने की हिम्मत की तो देखना कोई तुमसे शादी करने वाला नहीं मिलेगा। मेरी नजर नीना पर टिक जाती है। मैं सीधे उसकी तरफ उद्देश्य के साथ चलती हूँ, सांस लेती हूँ और कहती हूँ, नीना, मैं अपनी सगाई तोड़ रही हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वे शब्द मुंह से निकलते ही मेरा चेहरा शर्म से तमतमा उठता है, लेकिन नीना बिल्कुल जवाब नहीं देती। चुप्पी अजीब तरह से खिंचती चली जाती है। नीना सिर थोड़ा झुकाती है, नजर मुझ पर टिकाए। तुमसे शादी? मुझे उसमें क्या मिलेगा? मैं सिर पीछे झुकाती हूँ और अपनी सबसे चमकदार मुस्कान बिखेरती हूँ। एक ऐसा पति जो प्यारा भी है और वफादार भी, और जो हर रात तुम्हारा बिस्तर गर्म रखेगा। काफी अच्छा सौदा है ना? वह हाथ बढ़ाकर धीरे से मेरा गाल दबाती है। जानते हो, तुमने एक सही बात कही, लेकिन इस व्यवस्था में मुझे लगता है कि घाटा मेरा है। आखिर मुझे किसी ऐसे को पालना पड़ेगा जो ना खाना बना सकता है और दिन भर बिल्कुल कुछ नहीं करता। नीना, तुम इतना पैसा कमाती हो, तुम्हें साफ जरूरत है किसी ऐसे की जो उसे सही तरीके से खर्च करने में मदद करे। और सच कहूं तो आरामदायक जिंदगी कौन नहीं चाहता? जब मेहनत न करनी पड़े तो क्यों करें? मैं उसका हाथ थाम लेती हूँ और कसकर पकड़ लेती हूँ। ओह, और एक बात और, राउंड परिवार में जुड़वा बच्चों के जीन्स हैं। जरा सोचो, एक जैसे 2 प्यारे प्यारे बच्चे। गाल दबाता हाथ एकदम रुक जाता है। ये बच्चा अभी कुछ तय भी नहीं हुआ और ये पहले से बच्चों के सपने देख रहा है। इसका दिमाग बहुत तेजी से इधर उधर कूदता है। फिर भी एक जैसे 2 नन्हे बच्चों का ख्याल कुछ लुभावना सा लगता है। वह अपनी घड़ी पर नजर डालती है। उसकी आवाज तेज और निर्णायक हो जाती है। कल सुबह 9 बजे अगर विवाह पंजीकरण कार्यालय में नहीं पहुंचे तो शार्कों का खाना बन जाओ। रुको, क्या इसका मतलब हाँ है? मैं पलकें झपकाती हूँ, पूरी तरह उलझी हुई। वो मुझे एक नजर से तोलती है। क्या मुझे दोबारा कहना होगा? नहीं नहीं नहीं। मैं तेजी से सिर हिलाती हूँ। नीना उठती है, मेरा हाथ थामती है और मुझे दरवाजे की तरफ ले चलती है, लेकिन मार्कस अचानक आगे बढ़कर रास्ता रोक लेता है। वह नीना को देखता है, आंखें चौड़ी और बेबस। मेरे भाई की पहले से एक मंगेतर है। वह बस बिना सोचे बोल रहा था, एक बेवकूफी भरा मजाक। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। मार्कस को इस हाल में देखकर मैं आंखें घुमाए बिना नहीं रह पाती। अंदर से हंसी आ रही है, इस पर असर जल्दी पड़ा। नीना शांति से अपनी जैकेट मेरे कंधों पर डाल देती है और सपाट स्वर में कहती है, तुम रास्ते में हो। मैं कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन ये लाइन सुनकर मैं हंसी से फट पड़ती हूँ, खासकर जब मार्कस का चेहरा देखती हूँ। बेचारे ने सच में सोचा था कि ये काम करेगा। मार्कस मुझे नफरत भरी नजर से देखता है और मुठ्ठियां भींच लेता है। मैं हैरान सा भाव बनाती हूँ। तुम्हें लिली पसंद नहीं है क्या? अभी तो तुम सबके सामने उसे चूम रहे थे, अब मैं उसे तुम्हें सौंप रही हूँ। खुश क्यों नहीं हूँ? मैंने तो तुम्हारी खातिर अपने लिए एक नया रिश्ता भी ढूंढ लिया। मार्कस की नजर बेबसी से नीना पर जाती है। मन ही मन, जब नीना सामने है तो लिली की क्या औकात? 100 लिलियां भी नीना के एक अंश के बराबर नहीं। वह खुद को संभालने की कोशिश करते हुए जीभ दबाता है। जो तुम कर रहे हो, क्या उसे माँ पापा की मंजूरी है? मैं उसे पूरी हिकारत से देखती हूँ। जाहिर है कि मंजूरी होगी, मैं उनका सगा बेटा हूँ। तुम्हें खूब पता है कि वे मुझसे
मुझसे कितना प्यार करते हैं। अनजान मत बनो। ये बात मार्कस को एक थप्पड़ की तरह लगी है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। जब से मैं राउंड परिवार में वापस आया हूँ, परिवार ने मुश्किल से उसे वक्त दिया है। घर की हर अच्छी चीज पहले उसी के पास जाती थी, अब उसे तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक मैं अपनी पसंद नहीं चुन लेता। फिर लूना अपना हिस्सा नहीं ले लेती और उसके बाद जो बचता है वो उसे मिलता है। जब माँ और पापा घर कुछ लेकर आते हैं तो उनका पहला ख्याल हमेशा मेरा होता है। अगर मार्कस किसी चीज की तरफ हाथ बढ़ाता है तो मार्गरेट उसे रोक देती है और कहती है कि वो मेरे लिए है। सालों तक वो राउंड परिवार का लाडला और चहेता था, अब पासा पलट गया है और यह नाराजगी उसे अंदर से खाई जा रही है। मैं नीना की बाह अपनी बाह में डालता हूँ और उसे बाहर की तरफ ले चलता हूँ। चलो। मार्कस का चेहरा अंधेरा हो जाता है। वो लिली को एक तीखी नजर देता है और मन में सोचता है, वो ऐसी औरत क्यों अपनाए जिसे एली ने ठुकरा दिया। गाड़ी के पास पहुंचकर मैं अपने आप पिछला दरवाजा खोलने लगा। क्या मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ? नीना सपाट लहजे में कहती। मैं चुपचाप पिछला दरवाजा बंद करके आगे वाला खोल लेता हूँ। अंदर से मैं डरा हुआ हूँ। ये औरत इतनी रौबदार है, क्या मेरी जान को सच में खतरा है अभी? नीना मेरा चेहरा देखती है और हल्की हंसी के साथ सिर हिलाती है। इतने नर्वस हो तो संभालोगे कैसे? फिर कहती है, आराम करो, मुझे कागजात पर दस्तखत होने से पहले विधवा नहीं बनना। मैं उसकी तरफ सिर झुकाता हूँ। सच में समझ नहीं आया, इससे तुम्हारा मतलब क्या? नीना हल्की मुस्कान देती है और बस इतना कहती है, कल सुबह 9 बजे विवाह पंजीकरण कार्यालय। क्या मुझे एक बार और याद दिलाना होगा? मैं जल्दी से सिर हिलाता हूँ। नहीं नहीं, याद है मुझे। नीना मुझे अपना फोन देती है। मैं तकलीफ भरे नाटकीय भाव से अपना नंबर सेव करता हूँ। इधर मार्कस हमारे पीछे बाहर आ गया है और बस इतना देख पाता है कि नीना की गाड़ी मुझे लेकर निकल जाती है। लिली कुछ पल बाद बाहर आती है, उसका गुस्से से भरा चेहरा देखती है और चिंता से पूछती है, मार्कस क्या हुआ? मार्कस कड़वे स्वर में बोलता है, लिली मुझे घर जाना। क्या पता एली माँ पापा से कुछ कह दे। लिली उसके कंधे पर बांह डालती है। उसकी आवाज में तनाव है। देखो, इस बार गलती हमारी थी। एली का नाराज होना समझ आता है, पर चिंता मत करो, मैं उसे तुम पर हावी नहीं होने दूंगी। मार्कस की आंखें और लाल हो जाती। हमने तो बस एक खेल खेला था। सच में समझ नहीं आता एली को इतनी तकलीफ क्यों हुई। अंदर से मार्कस चुपचाप संतुष्ट है, लेकिन वो घायल भाव का नकाब पहने रहता है। तुम उसकी मंगेतर थी, लेकिन वो तो बस एक देहाती लड़का है जो पहाड़ों से निकला है। वो कभी तुम्हारे काबिल नहीं था। लिली की आंखों में मेरे लिए हिकारत भरी है, जैसे उसके परिवार में शादी करना कोई विशेषाधिकार हो जिसके लिए मुझे आभारी होना चाहिए था। वो मार्कस को अपने करीब खींचती है और धीरे से फुसफुसाती है, चिंता मत करो, मुझे तुम चाहिए एली, और मेरा तो बस एक पारिवारिक व्यापारिक समझौता था। मार्कस सिर झुकाता है, उसकी आंखों में संतोष की एक चमक कौंधती है। एली, अरे एली, इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम राउंड परिवार के असली वारिस हो। लिली भी तुम्हें नीची नजर से देखती है। वो उसके पास सरकता है। लिली, उसके बारे में ऐसे मत बोलो। हकीकत में वो हर मौके पर लिली के सामने मेरी बुराई करता रहता है। बहरहाल उसे भूलो। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं इससे पहले कि एली कोई और पेच फंसाए। नीना मुझे वापस राउंड परिवार की हवेली तक छोड़ती है। जैसे ही मैं उतरने वाला होता हूँ, अचानक एक साहसी छोटे खरगोश की तरह आगे लपक कर उसके गाल पर एक चुंबन दे देता हूँ और भाग खड़ा होता हूँ। मैं पहले से दौड़ लगा चुका होता हूँ और कंधे के ऊपर से चिल्लाता जाता हूँ। नीना मेरी घबराई हुई भाग दौड़ देखती है, एक हाथ उठाकर अपने गाल को छूती है और हल्के से हंस देती है। क्या बेपरवाह कायर है। वो अभी गाड़ी निकालने ही वाली थी कि एक और गाड़ी तेजी से घर की तरफ आती है और सीधे गेट पर रुकती है। लिली और मार्कस उतरते हैं। मार्कस की आंखें नीना को देखते ही चमक उठती हैं और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन नीना पहले ही जा चुकी होती है। एक्सीलेटर दबाकर बस 2 टेल लाइट्स दूर होती धुंध में गुम। मार्कस जबड़ा भींच लेता है, जलन से धधकता हुआ। वो सच में समझ नहीं पाता कि उस पहाड़ी देहाती एली के मुकाबले उसमें क्या कमी है। एली नीना के इतने करीब कैसे जा सकता है जबकि वो उसके पास भी नहीं फटक सकता। लिली उसके बगल में आकर खड़ी होती है और पूछती है कि क्या वो उसके साथ अंदर चले। मार्कस सिर हिलाता है। जब तक नीना उसकी नहीं हो जाती वो लिली को बैकअप के तौर पर जाने नहीं दे सकता। घर के अंदर मैं लूना से बातें कर रहा होता हूँ कि अचानक पीछे से नफरत की एक लहर मुझसे टकराती है। कमबख्त एली, बाहर उसके साथ कुछ क्यों नहीं हुआ? ये सब मेरा होना चाहिए था। मैं पलटता हूँ और दरवाजे पर खड़े मार्कस से नजरें मिलाता हूँ, आंखों में जर भरा हुआ। जैसे ही उसे एहसास होता है कि मैं उसे देख रहा हूँ, वो जल्दी से नजरें झुका लेता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस नजर ने सब कह दिया। वो मुझे मरा हुआ देखना चाहता है। इतनी जल्दी वापस? डर लगा कि माँ पापा को बता दूंगा तुमने क्या किया। लूना और मार्गरेट जो मार्कस का स्वागत करने जा रही थी पीली पड़ जाती हैं और मुझे घूरने लगती हैं। फिर उन्हें एहसास होता है कि मेरे होंठ हिले ही नहीं। रुको, क्या अभी उन्होंने एली के विचार सुने? तीनों अभी इस उलझन में ही हैं कि मेरे विचारों से कुछ ऐसा सुनाई देता है जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। उन्हें पता चलता है कि मार्कस ने अपने सगे माता पिता को पहले ही ढूंढ लिया है और कि आने वाले समय में वो और लिली मिलकर राउंड परिवार को बर्बाद करने की साजिश रचेंगे। वो किसी को लूना को कार से कुचलवाने का भी इंतजाम करेगा और इसे शराब पीकर गाड़ी चलाने की दुर्घटना का रूप देगा। लूना जैसी दयालु इंसान को इस तरह निशाना बनाए जाने का ख्याल मेरे सीने में एक तेज दर्द पैदा कर देता है। लूना के हाथ बेकाबू होकर कांपने लगते हैं। वो खुद को शांत रखने की कोशिश करती है। मार्गरेट विक्टर का हाथ इतनी जोर से पकड़ लेती है कि वो कराह उठता है। विक्टर अपनी पत्नी का चेहरा देखता है, चिंता से तना हुआ, और धीरे से उसका हाथ थपथपाता है। वो उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, खुद को याद दिलाता है कि यह सब अभी हुआ नहीं है, अभी वक्त है, चीजें बदली जा सकती हैं। इधर मार्कस को जरा भी अंदाजा नहीं कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। वो पूरी तरह एक दयनीय नाटक करने में लगा है, ये सोचकर कि अगर वो काफी बेचारा दिखे तो ये लोग पिघल जाएंगे। वो अभी घुटनों पर गिरने ही वाला था, उस घायल भाव के साथ कि मैं उसे काटते हुए पहले बोल उठता हूँ, माँ पापा मैं सगाई तोड़ रहा हूँ। विक्टर ठिठक जाता है। वो पूरी तरह अवाक होकर ऊपर देखता है। क्या एली, क्या तुम्हें हमेशा से लिली से प्यार नहीं था? मैं शांत नजर से एक पल मार्कस की तरफ देखता हूँ। उसके चेहरे पर जो भाव था वो वहीं जम जाता है। फिर उसका पूरा बदन अकड़ जाता है। चेहरे पर अपराध बोध साफ लिखा है, पीठ पर ठंडा पसीना रेंगने लगता है। माँ पापा, मेरी आवाज सपाट है लेकिन उसके नीचे दबा गुस्सा छुपाए नहीं
नहीं छुपता। उसने मेरे सामने किसी और मर्द को चूमा और इसे खेल कह दिया। उसने मुझे पूरा मूर्ख बनाया। ये कहते कहते मेरी आवाज कांप जाती है, आंसू रोकने से पहले ही बह निकलते हैं। माँ और पापा टूटे हुए मन से मुझे देखते हैं। मार्गरेट आगे झुककर बेचैनी से पूछती है, एली क्या हुआ, हमें सब बताओ। मार्कस तुरंत बीच में कूद पड़ता है, ऐसा नहीं था, सच में जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। मार्कस देखता है कि कमरे में हर चेहरा गुस्से से उसकी तरफ मुड़ रहा है और वो घबरा जाता है, शब्द लड़खड़ाने लगे। हम बस एक खेल खेल रहे थे, सच में जानबूझकर नहीं था, लेकिन विक्टर मुझसे काफी कुछ सुन चुका है। उसे मार्कस की सफाई में कोई दिलचस्पी नहीं, वो सीधे मुद्दे पर आता है। तो लिली को चूमने वाले तुम थे, क्या ये सही है? कमरे में हर चेहरे पर घिन और बढ़ती जाती है। मार्कस बेतहाशा सिर हिलाता है। वो मुंह खोलकर अपना बचाव जारी रखने वाला था कि मेरी ठंडी आवाज बीच में आ जाती है। जानबूझकर नहीं था। मैं एक छोटी ठंडी हंसी हंसता हूँ और अपना फोन उठाता हूँ। मेरे पास यहाँ सीसीटीवी फुटेज है, कोई आपत्ति है अगर मैं चलाऊं? कैसी फुटेज? झूठ मत बनाओ। मार्कस मुझे ऐसे घूरता है जैसे भूत देख लिया हो। उसका चेहरा खड़िया की तरह सफेद पड़ जाता है। वो रुआसी आवाज में विक्टर की तरफ मुड़ता है, गिड़गिड़ाता है कि यकीन करें ये बस मजाक था। लेकिन इस बार विक्टर उससे पूरी तरह हाथ धो चुका है। वो सपाट लहजे में कहता है, मेरी तरफ मत देखो, अगर फुटेज है तो चलाओ, आज सब कुछ सामने आ जाए। मैं धीरे धीरे एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ वीडियो टीवी पर कास्ट कर देता हूँ। पल भर में पूरा बैठक कमरा बिल्कुल सन्नाटे में डूब जाता है। फुटेज में मार्कस ही फैल कर रहा है, उत्सुक और तीव्र। उसकी आंखों में संतोष लगभग स्क्रीन से बाहर झांकता दिख रहा है। वो लिली को अपनी बाहों में लपेट लेता है, मेरे ठीक सामने धीरे से मुस्कुराता हुआ, और वो दोनों एक दूसरे को ऐसे थामे हैं जैसे दुनिया में कोई और है ही नहीं। इससे भी बुरा ये है कि फुटेज में उनके दोस्त भी मुझ पर तंज कसते दिख रहे हैं, मुझे छोटी सोच वाला कहकर मजाक उड़ाते हैं और मुझे बड़े होने की नसीहत देते हैं, बिल्कुल बेशर्म। वीडियो खत्म होते ही विक्टर हाथ उठाता है और मार्कस के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ देता है। मार्कस लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ता है, इतना अवाक की आवाज भी नहीं निकलती। वो मुंह ढकर विक्टर को अविश्वास से देखता है। आपने मुझे मारा और तुम्हें अभी भी मुझे पापा कहने की हिम्मत है? विक्टर की आवाज गुस्से से कांप रही है। वो मार्कस की तरफ उंगली उठाता है और सब कुछ उड़ेल देता है। क्या तुम नहीं जानते थे कि लिली एली की मंगेतर थी? तुमने उसके सामने ही उसे पाने की कोशिश की और सबके सामने उसे शर्मिंदा किया। तुम्हें क्या लगता है इससे हमारी क्या इज्जत रह जाती है? नहीं, ऐसा नहीं था। मैं मार्कस सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द नहीं निकलते। मार्गरेट बिना रहम के उस पर बरस पड़ती है। तुम्हें खुद से घिन नहीं आती? अपनी कोई औरत नहीं मिली? अपने भाई की मंगेतर पर नजर डालनी पड़ी? मैं कुछ नहीं कहता, बस देखता रहता हूँ। तभी मेरे फोन पर एक नई नोटिफिकेशन आती है। मैं खोलता हूँ तो नीना की तरफ से एक नई फाइल है, एक और वीडियो। इसमें साफ दिखता है कि मार्कस लिली को अपने सगे परिवार से मिलाने ले गया है। साथ ही दोनों के बार बार होटलों में आने जाने की तस्वीरें भी हैं। पापा, माँ, नीना ने अभी कुछ भेजा है, आप लोगों को ये देखना चाहिए। मैं उन्हें चला देता हूँ। जैसी उम्मीद थी, जैसे ही मार्कस स्क्रीन पर ये अकाट्य सबूत देखता है, उसका बदन एक झटके से हिल जाता है और चेहरे से रंग की आखिरी बूंद भी उड़ जाती है। वो एक शब्द नहीं बोल पाता। मैं शांत आवाज में जोड़ता हूँ, अगर आपको लगता है ये सब नकली है तो जांच करवा लीजिए। अगर मैंने इसमें से एक पल भी बनावटी बनाया हो तो मैं घुटनों पर बैठकर माफी मांगूंगा। बस ये एक वाक्य उसके हर बचाव का रास्ता बंद कर देता है। विक्टर का सीना गुस्से से उठता गिरता है। वो कहता है, मार्कस, चूंकि तुमने अपना सगा परिवार ढूंढ लिया है, इसलिए अब तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो। जब पहली बार उन्हें अपना सगा बेटा मिला था, तब विक्टर का इरादा कभी मार्कस को दूर करने का नहीं था। आखिर उन्होंने उसे 20 साल पाला था, जब वो मात्र 2 साल का था तब से। लेकिन मार्कस ने क्या किया? उसने जानबूझकर अपने बेटे की मंगेतर को पाने की कोशिश की और अपने रास्ते से हटकर अपने बेटे को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के लिए। कृपया ऐसा मत करिए, मुझे बाहर मत निकालिए। जैसे ही मार्कस विक्टर के मुंह से सुनता है कि वो बाहर है, वो पूरी तरह टूट जाता है। वो सच जानता है, उसके सगे परिवार के पास राउंड परिवार के मुकाबले कुछ भी नहीं है, और वो ऐसे लोग हैं जो अपने आसपास के सब को इस्तेमाल करते हैं। अगर वो उनके पास वापस गया तो वो महज एक मोहरा बनकर रह जाएगा, उनके फायदे के लिए कुर्बान किया जाने वाला। विक्टर का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। उसके शब्द अंतिम है, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, निकलो यहाँ से, अपने कपड़े ले जाओ, बाकी किसी चीज को हाथ लगाने की सोचना भी मत। मार्कस की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। इन लोगों को देखता रहता है जो बिना एक पल सोचे उसे काट रहे हैं। वो टूट जाता है। दांत पीसते हुए उसकी आवाज में रुलाई और गुस्से का मिश्रण है। वो घुटते हुए बोलता है, मैं भी वो बेटा हूँ जिसे आपने 20 से ज्यादा साल पाला है। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकें? विक्टर एक पल के लिए भी नहीं पिघलता। वो ठंडी हंसी हंसता है और कड़ा जवाब देता है, क्योंकि तुमने खुलेआम मेरे सगे बेटे की मंगेतर चुराई, क्योंकि तुमने हर रोज एली की जिंदगी मुश्किल बनाने की साजिश रची। क्या ये काफी नहीं है? विक्टर आगे कहता है, हमने कभी तुम्हें निकालने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन सबूत सामने है। वीडियो झूठ नहीं बोलता, और तुम्हें पूछना पड़ रहा है कि क्यों? इस पर मार्कस का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो एक घिरे हुए जानवर की तरह उन पर चीखता है, एक और वीडियो, आप तो पहले से मुझे निकालने की तैयारी में थे और अब मुझे खलनायक बना रहे हैं। ये तमाशा विक्टर को और भी ज्यादा घृणा से भर देता है। वो हाथ उठाकर सीधे दरवाजे की तरफ इशारा करता है। चूंकि तुम सामान नहीं बांधना चाहते, ठीक है, अभी निकलो यहाँ से, मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। मार्कस के चेहरे से पल भर में रंग उड़ जाता है। वो ठीक ठीक जानता है कि वो क्या खोने वाला है। डिजाइनर कपड़े, जूते, महंगी घड़ियां जो उसने यहाँ रहते हुए जमा की हैं, सब मिलाकर $1,00,000 से भी ज्यादा की। वो खाली हाथ चले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता तो मार्कस पूरी तरह पलट्टी मार लेता है। गुस्सा छोड़कर बेबस गिड़गिड़ाहट पर उतर आता है, पापा, आपने मुझे 20 साल से ज्यादा पाला है, क्या आप सच में मुझे यूं फेंक सकते हैं? विक्टर उसे घूरता रहता है। उसका बदन गुस्से से कांप रहा है। अगर तुम्हें सच में याद होता कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया तो तुम एली के पीछे नहीं पड़े रहते। तुमने मेरी हर उम्मीद चकनाचूर कर दी है। जैसे ही विक्टर बात खत्म करता है, मैं एक छोटी तीखी हंसी हंसता हूँ। मार्कस, और तुम्हें अभी भी मुझ पर दोष मढ़ने
की हिम्मत है? जरा सोचो, मैंने तुमसे आखिर लिया क्या? मैं इस परिवार का सगा बेटा हूँ। तुम वो हो जिसने मेरी जिंदगी छीनी, मेरी मंगेतर को अपने माँ बाप और दोस्तों से मिलाते फिरे, और अब खुद को बेगुनाह कह रहे हो। मेरे शब्द कमरे में ऐसे पड़ते हैं जैसे शांत पानी में पत्थर गिरे, और गुस्से की लहरें हर तरफ फैल जाती हैं। विक्टर की भौहें तन जाती हैं और उसकी आवाज में आरोप का पुट आ जाता है। मार्कस, 3 साल पहले तुम अपने सगे परिवार की तरफ से हमसे सौदा तय करने आए थे। क्या तब तक तुमने उनसे संपर्क कर लिया था? वो रुकता है, उसकी नजर और गहरी होती जाती है जैसे जैसे और टुकड़े जुड़ते हैं। नहीं, ये उससे भी पहले का होगा। अगर तुमने उन्हें सिर्फ 3 साल पहले ढूंढा होता तो अब तक उनके लिए इतना नहीं कर चुके होते। तुम तो उनके साथ उससे बहुत पहले से काम कर रहे थे। कमरे में बर्फ जैसी ठंडक छा जाती है। विक्टर एक छोटी कड़वी हंसी हंसता है, उसकी आवाज धीमी हो जाती है। हमने तुम्हें पालने में सब कुछ झोंक दिया और बदले में ये मिला, एक सांप जो उसी हाथ को डसे जिसने उसे खिलाया। मार्कस, तुम मुझे चौंकाना कभी नहीं छोड़ते। मार्कस के घुटने कांप जाते हैं। वो विक्टर के सामने गिर पड़ता है, उसकी पैंट की टांग थामे, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। मुझे पता है मैंने गलती की, बस एक और मौका दे दीजिए। लेकिन विक्टर नहीं दिखता। वो हाथ हिलाकर उसे बीच में काट देता है। इस पल से तुम मेरे बेटे नहीं हो। इस घर से एक भी चीज नहीं ले जाओगे। विक्टर के शब्दों में बहस की कोई गुंजाइश नहीं। मार्कस दहशत में डूब जाता है। राउंड परिवार से निकाले जाने के साथ वो शायद जी भी लेता, लेकिन खाली हाथ जाना, वो सारे डिजाइनर कपड़े, लग्जरी गाड़ियां, नामी ब्रांड और सगे परिवार के पास खाली हाथ लौटना, ये वो कैसे कबूल करता? उसका पूरा बदन कांपता है, वो सुबकता है, बस एक और मौका। लेकिन जब वो कमरे में हर चेहरे पर नजर दौड़ाता है और एक भी जगह दया या हिचकिचाहट का नाम निशान नहीं पाता, तो एक ठंडी अथाह निराशा उस पर टूट पड़ती। बटलर, युवा मालिक को बाहर छोड़ आइए। विक्टर का लहजा एकदम पक्का है, लकीर खींच चुकी है। मार्कस को उठाकर खड़ा किया जाता है। वो झटके से मेरी तरफ मुड़ता है, उसकी आंखों में नफरत जल रही है, मन में चुपचाप कोस रहा है। एली, ये परिवार फिर मेरा होगा, जल्दी मत मनाओ खुशी। मैं बस मुस्कुराता हूँ, शांत और सधा हुआ। युवा मालिक, आप अब इस परिवार का हिस्सा नहीं है। आगे से कृपया राउंड नाम का सहारा लेना बंद करें। सबके सामने मार्कस की चाल बेनकाब हो जाती है। अपमान और गुस्से से भरकर वो पलटवार करता है। किसे जरूरत है वैसे भी? लूना तुरंत पीछे आती है, उसकी आवाज तीखी और ठंडी है। बेहतर होगा कि तुम्हारा यही मतलब हो। मार्कस को ये एक घूंसे की तरह लगा। उसके अंदर गुस्से की एक लहर उठती है। वो लूना को घूरता है, उसकी नजर इतनी अंधेरी है कि काट दे। कमबख्त लूना, मैंने इतना साफ दिखाया और वो अभी भी मेरे साथ ऐसा करती है। अगर वो मेरी चापलूस नहीं बनेगी तो मर जाए। उसके विचार मेरे दिमाग में धमाके की तरह गूंजते हैं और मैं ठिठक जाता हूँ। अगर मैं उसे सुन नहीं सका तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वो अपनी ही बहन के बारे में इस तरह की गंदगी छुपाए बैठा। वो सच में उससे हर बात में आज्ञा की उम्मीद रखता है। मैं लूना की तरफ मुड़कर देखता हूँ, मेरे चेहरे पर उलझन साफ है। इसे उसे कैसे बताऊं? लूना मेरी नजर भांप लेती है और बेचैनी से हिलती है। कुछ कहना है तो कहो, मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? मैं गला साफ करता हूँ लेकिन शब्द नहीं मिलते। मैं इसे बार बार दिमाग में उलटता पलटता रहता हूँ। मार्कस उसे अपनी चापलूस बनाना चाहता है। उसके मन में उसके बारे में इस तरह के घिनौने विचार हैं। क्या उसे इसका कोई अंदाजा भी है? जब तक मैं ये सब समझने की कोशिश में हूँ, लूना और विक्टर और मार्गरेट अचानक अकड़ जाते हैं। वो मुझे देखते हैं हक्के बक्के। क्या उन्होंने अभी सही सुना? मार्कस के मन में लूना के प्रति ऐसी भावनाएं हैं? नहीं, ये महज कोई आकर्षण नहीं है। मार्कस जो सोच रहा है वो उससे कहीं ज्यादा अंधेरा है। लूना की आंखें गुस्से से भड़क उठती हैं, वो अंदर से धड़क रही है। मार्कस अपने उठते हुए गुस्से को दबाकर मेरे पास आता है और आवाज धीमी करता है। एली, अब से अगर मार्कस तुम्हें कभी परेशान करे तो मुझे तुरंत बताना। मैं उसे गंभीरता से देखता हूँ और हर शब्द में वजन रखकर कहता हूँ, लूना, तुम्हें अपना भी ख्याल रखना होगा। मार्कस जिस तरह तुम्हें देखता है वो मुझे ठीक नहीं लगता। मैं ये बात उसे साफ साफ सुना देता हूँ। विक्टर वहीं से आगे बढ़ाता है, गला साफ करते हुए, तुम्हारा भाई सही कह रहा है। ऐसे इंसान पर कड़ी नजर रखनी होगी, और सिर्फ तुम नहीं, हम सबको सावधान रहना होगा। इन सब घटनाओं के बाद विक्टर ने आखिरकार मार्कस को उसके असली रूप में देख लिया है। एक ऐसा इंसान जिसमें कृतज्ञता का नाम निशान नहीं। राउंड परिवार ने उसके साथ चाहे जितना अच्छा किया, जैसे ही उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो बिना एक पल सोचे सबके खिलाफ हो जाता है। बाहर लिली गेट पर खड़ी होकर मार्कस को पूरी तरह टूटा हुआ बाहर निकलते देख रही थी। वो उसकी तरफ दौड़ती है। मार्कस, क्या हुआ? इस तरह क्यों रो रहे हो? मार्कस उसकी बाहों में मुंह छुपा लेता है, टूटी टूटी हिचकियों के साथ सुबकता है, एक शब्द नहीं बोलता। लिली उसे बार बार उकसाती रहती है। मार्कस, बताओ क्या हुआ? रोना बंद करो और बात करो। मार्कस मुश्किल से हिचकियों के बीच इतना निकाल पाता है, लिली, मैंने आखिर किया क्या गलत? वो मुझे निकालो बाहर। बस यही सुनकर लिली पूरी तरह भड़क जाती है। उसका चेहरा पल भर में अंधेरा हो जाता है। वो मार्कस को धकेलकर दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ती है और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। एली, बाहर निकलो। ठीक उसी पल मैं उसे सुनता हूँ और मार्कस के मन में एक चालाक संतोष की झलक पकड़ता हूँ। यही वो गंदा काम है जो वो लिली से करवाना पसंद करता है। मैं ठंडी मुस्कान के साथ रसोई में जाता हूँ और एक बड़े तसले में ठंडा पानी भरता हूँ। लिली का ढंग से स्वागत करने का वक्त आ गया है। लूना और विक्टर मेरी यह शांति देखकर आपस में एक खांसी का आदान प्रदान करते हैं और चुपचाप मेरे पीछे दरवाजे तक आ जाते हैं। लिली अभी भी दरवाजा पीट रही होती है कि दरवाजा खुल जाता है। वो मुंह खोलती है कि बरस पड़े, लेकिन एक शब्द निकलने से पहले ही मैं पूरा तसला सीधे उसके सिर पर उड़ेल देता हूँ। पल भर में उसका सजा संवरा रूप गायब। वो सिर से पांव तक भीगी खड़ी है। मार्कस, जो अभी तक इतराते हुए खड़ा था, ये देखकर उसका चेहरा बैठ जाता है। वो चीखता है, एली, ये क्या कर रहे हो? मैं उसकी तरफ देखता तक नहीं। लिली को थोड़ी गर्मी लग रही थी, बस ठंडा करने और दिमाग साफ करने में मदद की। इस पर लिली पूरी तरह फट पड़ती है। वो मुझे मारने के लिए हाथ उठाती है। एली, तुम बेकार इंसान, अभी घुटनों पर आकर माफी मांगो। इधर मार्कस लिली से भी ज्यादा उत्साहित दिखता है, जैसे वो बेताब हो कि ये थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़े। अफसोस उसके लिए। मैं बीच में ही लिली का हाथ पकड़ लेता हूँ और उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देता हूँ। कड़क। उसका सिर झनझना जाता है। वो कई पल तक वहीं खड़ी मुझे ऐसे देखती
देखती रहती है जैसे भूत देख लिया हो। ये इंसान कहाँ गया जो हर रोज उसके इर्द गिर्द मंडराता था। मैं अपना हाथ झाड़ता हूँ जो थोड़ा जल रहा है और रूखेपन से कहता हूँ, तुम्हारा ये चेहरा जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मोटा निकला। संतोष भी नहीं मिला। लिली गुस्से से कांप रही है, लेकिन तभी उसे दिखता है कि लूना अंदर से कुछ अंगरक्षकों के साथ धीरे धीरे और शांति से बाहर आ रही है। लिली तुरंत चुप हो जाती है, बस मन ही मन जलती रह सकती है। एली ने मार्कस के सामने उसे इस तरह अपमानित करने की हिम्मत कैसे की। बस शादी हो जाए फिर वो उससे निपट लेगी। मैं ठंडी मुस्कान के साथ उसे देखता रहता हूँ। अभी भी सपने देख रही है। मैंने इतनी बेशर्म इंसान कभी नहीं देखी। लिली को जैसे व्यंग्य बिल्कुल समझ नहीं आता और वो बेधड़क कहती है, एली मैं जानती हूँ तुम मार्कस की वजह से बस जल रहे हो, लेकिन मार्कस और मैं तो बस दोस्त हैं। अभी माफी मांग लो और ये सब यहीं खत्म कर देते हैं। मेरा जी मिचला उठता है। बस बहुत हो गया। मैं उसके पेट में जोरदार लात मारता हूँ। इसमें जरा भी नरमी नहीं है। वो दोहरी हो जाती है, दोनों हाथों से पेट थामे पकी हुई झींगा की तरह सिकुड़ती हुई। ये रही माफी, मैं ठंडे लहजे में कहता हूँ। उसका चेहरा लाल हो जाता है, उंगली मेरी तरफ उठाए, आवाज चीख में बदलती जा रही है। एली तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, अगर आज घुटनों पर नहीं आए तो तुमसे कभी शादी नहीं होगी। मैं आंखें घुमाता हूँ, आधा गुस्से में आधा इस बेतुकेपन पर हंसता हुआ। कृपया दर्शकों के लिए नाटक बंद करो, कुछ पी लो, मूंगफली खा लो, शायद थोड़ा होश आए। वैसे तुम्हारा दिमाग तो अब ठीक होने से रहा। ये शब्द मेरे मुंह से निकलते ही लिली और मार्कस दोनों का चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे थप्पड़ पड़ा हो। मार्कस तो खास तौर पर मुझे पूरे अविश्वास से घूर रहा है। एली को हो क्या गया है? पहले तो ये इतना मोहग्रस्त था, लेकिन आज कुछ बिल्कुल अलग है। वो सोच रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ होगा, ये बिल्कुल अनजान कि मैं उसके दिमाग का हर विचार सुन रहा हूँ। लिली अभी भी हार नहीं मानती और नाटक जारी रखती है। एली अभी माफी मांग लो और मैं सब माफ कर दूंगी। मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ और बिना रोके कहता हूँ, तुम निकलो यहाँ से, अब यहाँ कहने को कुछ बचा नहीं। मैं मार्कस की तरफ मुड़ता हूँ। मेरी आवाज सपाट है लेकिन उसमें हिकारत का धार है। मैं लिली से अपनी सगाई पहले ही तोड़ चुका हूँ। खुश हो अब चोरी छुपे मिलने की जरूरत नहीं। लिली के साथ खुलेआम घूमो और अपने सगे परिवार से मिलो, लेकिन ये याद रखो अब से तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो। राउंड नाम का इस्तेमाल करके खुद को बड़ा दिखाना बंद करो। ये सुनते ही मार्कस घबरा जाता है। वो तुरंत विक्टर और मार्गरेट की तरफ लाल आंखों से मुड़ता है, आवाज कांपती हुई, क्या आप सच में मुझे यूं छोड़ देंगे? विक्टर का चेहरा पत्थर की तरह ठंडा है, उसकी आवाज उससे भी ज्यादा ठंडी है। हमें माँ पापा मत कहो, हम तुम जैसे इंसान के माता पिता कहलाने के लायक नहीं है। लिली जो बगल में खड़ी यह सब सुन रही थी, तुरंत आगे बढ़कर मार्कस के सामने आ जाती है। मैडम, मार्कस आपका सगा बेटा न भी हो तो भी आपने उसे अपने हाथों से पाला है। आप इतनी बेदर्द कैसे हो सकती हैं? लूना उसे हिकारत भरी नजर से देखती है और ठंडी हंसी हंसती है। चूंकि तुम जानती हो हमने उसे पाला, तो क्या तुम ये भी जानती हो कि उसने मेरे भाई के साथ क्या किया? उसकी मंगेतर को पाने की कोशिश की, सबके सामने मेरे भाई की बदनामी की। क्या कोई बड़ा भाई ऐसा करता है? लिली उसे ढकने की कोशिश करती है। वो मेरी गलती थी, मैं ही उसे उस खेल में खींच लाई। मार्कस का इसमें कोई दोष नहीं। लूना तेज हंसी हंसती है। अगर गलती तुम्हारी थी तो अभी भी मेरे भाई के पीछे क्यों पड़ी हो? और राउंड परिवार के मामलों से तुम्हें क्या लेना देना? बस इस पर लिली पूरी तरह चुप हो जाती है। वो बस वहीं खड़ी रह जाती है, जमी हुई। मार्कस कागज की तरह पीला पड़ा बेतहाशा लिली की बांह पकड़ लेता है। लिली चलो, इसे और बुरा मत बनाओ। जैसे जैसे वो उसे खींच कर ले जाता है, उसके विचारों में जर टपक रहा है, राउंड परिवार बस देखते रहो। एक दिन चाहे तुम घुटनों पर आकर गिड़गिड़ाओ, मैं तुम में से किसी को माफ नहीं करूंगा। मैं उन्हें जाते हुए देखता हूँ, एक हल्की मुस्कान के साथ जो आंखों तक नहीं पहुंचती। ये सच में खुद को इतना अहम समझता है और उम्मीद करता है कि हम उससे गिड़गिड़ाएंगे। लिली जाते जाते एक आखिरी धमकी देने की कोशिश करती है, एली तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं हाथ में अभी भी थमा तसला उठाता हूँ और उसे एक ऐसी नजर देता हूँ जो काट दे। वो अपनी भीगी अपमानजनक हालत पर नजर डालती है, फिर मेरे हाथ में तसले को देखती है और कुछ न कहने का फैसला करती है। मार्कस उसे घसीट कर ले जाता है और दोनों गायब हो जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं मैं तनाव में आ जाता हूँ। एक सवाल मेरे दिमाग में घूमता रहता है, कल सुबह विवाह पंजीकरण कार्यालय जाने की बात माँ पापा को कैसे बताऊं? ये सोचने से पहले ही समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूं। विक्टर, मार्गरेट और लूना तीनों एक साथ मुझे घूर रहे हैं, जैसे उन्हें पहले से अंदाजा हो कि कुछ बड़ा आने वाला है। उनकी नजरों का बोझ मेरी खोपड़ी में सिहरन पैदा कर देता है। मैं थूक निगलता हूँ और सावधानी से पूछता हूँ, पापा माँ, आप सब मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? लूना दांत पीसती है और सीधे पूछती है, क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? मैं सिर हिलाने ही वाला होता हूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ ये बात देर सबेर सामने आनी ही है, तो क्यों ना अभी बता दूं। अंदर चलकर बात करते हैं। लूना एक छोटी सांस छोड़ती है और घर की तरफ मुड़ जाती है। माँ और पापा आपस में एक नजर का आदान प्रदान करते हैं और चुपचाप मेरे पीछे चल देते हैं। पूरा परिवार खामोशी में अंदर चला जाता है। जैसे ही सब बैठते हैं मैं तुरंत शुरू कर देता हूँ। मेरी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट से ऊपर है, माँ क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? अगर मैं किसी और से शादी करूँ तो क्या आपको ठीक लगेगा? ये शब्द निकलते ही मार्गरेट की आंखें मुझ पर दो लेजर किरणों की तरह टिक जाती हैं। अगर नजरें जला सकती तो मुझ में छेद हो जाता। उनके भाव से साफ है कि वो किसी से हिसाब बराबर करने के लिए उठने से बस 2 पल दूर हैं। कौन है वो? नीना फ्रॉस्ट। हवा पूरी तरह थम जाती है। लूना और विक्टर भी उतने ही हक्के बक्के दिखते हैं, मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया हो। तुमने अभी किसका नाम लिया? उनके चेहरे कह रहे हैं कि उन्हें लग रहा है मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मैं आगे बढ़ता हूँ। नीना फ्रॉस्ट, जो फ्रॉस्ट परिवार चलाती है। लूना हाथ बढ़ाकर सच में मेरे माथे पर हाथ रख देती है। क्या पी रखी है? मैं उसका हाथ हटाता हूँ और उसे एक नजर देता हूँ। वो आमतौर पर इतनी तेज है, ये कैसे? वो अभी इतनी धीमी कैसे है? मैं बिल्कुल होश में हूँ। वो कल सुबह 9 बजे मुझे लेने आएगी। तीनों के चेहरे पर एक जैसा पूरा अविश्वास है। उनके चेहरों पर भावनाओं का ऐसा उलझा हुआ जाल है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जैसे मैं किसी दूसरे
ग्रह से चलकर आया हूँ। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ लेकिन मार्गरेट पहले पहुंच जाती है। एली, मुझे सब बताओ, आखिर हुआ क्या? उनकी आवाज नरम रहती है लेकिन वो एक हाथ फैलाकर लूना और विक्टर को रोक देती हैं, जो साफ तौर पर बीच में कूदने के लिए तैयार बैठे। अभी शांत रहने वाली वही है। मैं नाक खुजाता हूँ और ठोकर खाते हुए किस्सा शुरू करता हूँ। तो हम एक खेल खेल रहे थे, मैं हार गया और मैंने उसे किस कर लिया 2 बार। मैं रुकता हूँ, दांत पीस कर आगे बढ़ता हूँ। फिर मैंने लिली से सगाई तोड़ने का फैसला किया है ना, और लिली ने इतनी हिम्मत दिखाई कि कहे अगर मैंने उसे छोड़ा तो मुझसे शादी कौन करेगा। तो मैंने बस यूं ही नीना से पूछ लिया और उसने हाँ कर दी। मेरी आवाज धीरे धीरे और धीमी होती जाती है। मैं चुपके से उनके चेहरे देखता हूँ। प्रतिक्रियाएं जितनी सोची थी उससे भी बड़ी हैं, जैसे कोई जादू का तमाशा देख रहा हूँ। माँ, पापा, आपको किसी इतनी ताकतवर से मेरी शादी से कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मैं लापरवाह लहजे में बोलने की कोशिश करता हूँ लेकिन अंदर से उलझन में हूँ। इतनी देर से चुप है, कहीं सच में नाराज तो नहीं है? माँ काफी देर तक चुप बैठी रहती है, फिर अचानक उठकर तेज कदमों से ऊपर चली जाती है। मेरा दिल धक से रह जाता है, ठंडी सी बेचैनी मुझ पर छा जाती है। मैं धीरे से बुदबुदाता हूँ, वो सच में नाराज तो नहीं है? पापा थोड़े होंठ दबाते हैं। अभी बोलना ही शुरू किया था कि माँ पहले से नीचे आ रही होती है। उनके हाथ में कुछ है, उनके चेहरे पर एक राजदारी भरी जानी समझी मुस्कान है। मैं ध्यान से देखता हूँ तो उनके हाथ में परिवार की पंजीकरण पुस्तक है। वो मेरे पास आती है और उसे मेरे हाथों में थमाकर उन्हें धीरे से थपथपाती है, फिर हर शब्द में गहरा अर्थ रखते हुए कहती है, एली, नीना फ्रॉस्ट जैसी औरत को अगर तुम घर बहू बनाकर ला सको तो ये बहुत बड़ी बात है। माँ तुम्हारे साथ 100% है। मैं ठिठक जाता हूँ, मेरा दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर देता है। ये हो क्या रहा है अभी? मैं अकड़कर पापा की तरफ मुड़ता हूँ, आंखें मदद के लिए चीख रही हैं। कुछ तो करो। लेकिन पापा बस बेबसी से मुस्कुराते हुए कंधे उचका देते हैं। बेटा, सच कहूँ तो मैं इतनी जल्दी तुम्हारी शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अगर साथ ही नीना फ्रॉस्ट हो तो पापा पूरी तरह राजी हैं। कल कागजात पर दस्तखत करने के बाद पूछना उससे कि वो कब खाने पर आ सकती है। मेरे पास अब कोई चारा नहीं बचा। मैं वहाँ बैठा पंजीकरण पुस्तक थामे हूँ और लगता है जैसे ये जल रही है, मेरे हाथों में जल रही हो। फिर माँ एक बात और जोड़ती है, तुम्हें सच में मार्कस का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर उसने लिली को नहीं लिया होता तो तुम्हें ये मौका कभी नहीं मिलता। माँ प्लीज, उसका शुक्रिया तो मैं नहीं करना चाहता। मैं आंखें घुमाता हूँ और खुद के बावजूद हंस देता हूँ। लेकिन सच में सोचूं तो अगर कल नीना के साथ पंजीकरण हो गया तो मार्कस पूरी तरह पागल हो जाएगा। आखिर नीना ही तो वो है जिसे वो हमेशा से चाहता था, वो औरत जिससे शादी करने के सपने उसने देखे। लूना, जो मेरे नीना के साथ पंजीकरण कराने के विचार से खास खुश नहीं थी, मार्कस का शुक्रिया वाली बात सुनती है और सीधे चेहरे के साथ मेरी तरफ मुड़ती है। छोटे भाई, सोच विचार कर देखूं तो मुझे लगता है तुम और नीना काफी अच्छी जोड़ी बनते हो। कल देर मत करना और अच्छे कपड़े पहनना। मैं अजीब तरह से हंसता हूँ, एक अधूरा सा जवाब देता हूँ और अपने कमरे में वापस चला जाता हूँ, दरवाजा अंदर से बंद करके। जैसे ही बिस्तर के किनारे पर बैठता हूँ, विचारों की बाढ़ आ जाती है। मार्कस में लोगों को अपनी तरफ खींचने की एक ऐसी क्षमता है जिसे कम नहीं आंकना चाहिए। भले ही लिली अभी उसके साथ है, कौन जाने कितनी और औरतें उस पर मरने लगे। मुझे सोच समझकर उसके पूरे नेटवर्क को उसके नीचे से खींच लेना होगा। इधर नीना विला एक पर वापस आ गई है। जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, उसे कुछ करीबी दोस्त लिविंग रूम में पहले से बैठे मिलते हैं। वह अपनी जैकेट सोफे पर फेंकती है और उसमें धंस जाती है। तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? उनमें से एक अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाती। हमने सुना है कि कल तुम उस लड़के के साथ रजिस्ट्री कराने वाली हो, क्या तुम सच में उसे पसंद करती हो? नीना आराम से पीछे झुकर बिना किसी जल्दबाजी के जवाब देती है। पसंद तो नहीं कहूंगी लेकिन नापसंद भी नहीं है। वो दिलचस्प है, बाकी लोगों से अलग। उसकी सहेलियां एक दूसरे की तरफ देखी। कुछ देर बाद कोई एक बोलती है, ठीक है, लेकिन फ्रॉस्ट परिवार का क्या? वो तो तुम्हें एक नए रिश्ते की तरफ धकेल रहे थे। तुमने अपने मन से फैसला कर लिया? वो खुश नहीं होंगे। नीना हल्के से मुस्कुराती है, उसका लहजा बेफिक्र है। रजिस्ट्री की किताब मेरी है, उन्हें क्या सोचना इसकी मुझे क्या चिंता। थोड़ी देर बाद उसकी सहेलियां एक एक करके चली जाती हैं और नीना अकेली रह जाती है। वह सोफे के मुलायम गद्दों में सिमट जाती है और शाम की उन बातों को मन में पलटने लगी। जो बातें हुई वे बार बार उभरती। अनजाने में उसका सिर थोड़ा झुक जाता है और होठों के कोने खुद खुद उठने लगे। मुस्कान छुपाए नहीं छुपती। वो जिद्दी आवेगी लड़का सच में मनोरंजक है और शायद, बस शायद, सच में एक दिन कुछ प्यारे प्यारे बच्चे भी हो सके। जैसे ही ये ख्याल आता है वह खुद ही चौंक जाती है, सिर हिलाती है, ये सोचकर हैरान कि उसका अपना मन कहाँ चला गया। वह जैकेट उठाती है और नहाने के लिए ऊपर चली जाती है। नहाने के बाद नीना तौलिया लपेटे बाथरूम से निकलती है। वह फर्श से छत तक फैली खिड़की के पास जाकर बाहर का नजारा चुपचाप देखने लगी। शीशे के प्रतिबिंब में उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी वक्र रेखा उभर आती है। कमरे में वापस आकर वह बिस्तर के किनारे बैठती है, टैबलेट उठाती है, कुछ काम निपटाती है और सो जाती है। अगली सुबह 7 बजे माँ की आवाज मुझे नींद से जगाती है। मैं झटके से उठता हूँ, नहाता हूँ और काफी देर तक आईने में खुद को निहारता हूँ। अपनी शक्ल से काफी संतुष्ट होकर जब समय देखता हूँ तो पता चलता है 8 बज चुके हैं। बैग उठाता हूँ, उसमें रजिस्ट्री की किताब ठूंसता हूँ और नीचे की तरफ भाग। जैसे ही सीढ़ियों के नीचे पहुंचता हूँ, नीना पहले से ही वहां मिलती है। वह लिविंग रूम में पापा के साथ गहरी बातचीत में डूबी है। सीढ़ियां उतरते हुए मैं अपना सिर थोड़ा झुकाता हूँ, नजरें उस पर टिकी हैं। इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गई? नीना मेरी आहट सुनकर ऊपर देखती है। वह काफी देर तक बिना कुछ बोले मुझे एक तक देखती रहती है। मुझे असहजता होने लगती है, क्या मेरे लुक में कुछ गड़बड़ है? ये इस तरह क्यों घूर रही है? मैं आंखें घुमाता हूँ और उसे घूर कर देखता हूँ। नीना को बस मजा आता है। वह उठकर मेरे पास आती है और मेरे सूट को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखती है। बच्चे, मेरी कोई दिलचस्पी जवाब देने में नहीं। मैं होंठ भींच कर बुदबुदाता हूँ, मैं 23 साल का हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। ये शब्द सुनकर मेरा खून खौल उठता है। मैं कुछ करने ही वाला होता हूँ कि पीछे से पापा हंसते हुए आवाज लगाते हैं, एली बस करो, आओ खाना खाओ। नीना काफी देर से इंतजार कर रही है। ठीक है, उसकी किस्मत अच्छी है। मैं नीना को चुपके से घूरता हूँ और उसे डराने की कोशिश में एक बढ़ा चढ़ाकर खूंखार चेहरा बनाता हूँ। वह मुझे ठीक उसी नजर से देखती है जिस नजर से कोई अपने
पालतू जानवर को कोई मजेदार हरकत करते देखे। मुश्किल से रोकी हुई हंसी। खाने की मेज पर मैं लापरवाही से पूछता हूँ, तुमने खाया? हाँ खा लिया। तो फिर आराम से खाओ। ये सुनकर मैं बिना किसी झिझक के बैठ जाता हूँ और सामने रखे बाजरे के दलिए और भाप में पके मोमोज पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। नीना चुपचाप मुझे देखती रहती है, बिल्कुल शांत। बीच बीच में मुझे उसकी नजर अपने गाल पर महसूस होती है। जब मेरे गाल मोमो से पूरी तरह भूल जाते हैं और उसकी नजर के ठीक सामने होते हैं तो मुझे लगता है उसकी उंगलियां जरा सी हिली। क्या उसे कोई परेशानी है? जब पेट भर जाता है तो मैं चॉपस्टिक रखकर ऊपर देखता हूं। चलें? वो सिर हिलाती है, उठती है और पापा से विदा लेने मुड़ती है। हम निकल रहे हैं। गाड़ी में मैं उत्सुकता से उसकी तरफ देखता हूं। तुमने बताया क्यों नहीं कि आ रही हो? वो कंधे उचकाती है। मैसेज किया था, तुमने जवाब नहीं दिया। मैं फोन निकाल कर देखा और सच में उसका मैसेज वहीं पड़ा है। मैं सिर खुजाकर याद करने की कोशिश करता हूँ, फिर याद आता मैं नहा रहा। तो स्वाभाविक रूप से मैं उसे अपनी सबसे मासूम मुस्कान देता हूँ, लेकिन अगले ही पल वो बेपरवाही से कहती है, कितने बुद्धू हो, ऐसे मुंह लेकर चलोगे तो कोई शादी नहीं करेगा तुमसे। वो मेरी तरफ मुड़कर देखती है, फिर मुस्कुराती है, हाथ बढ़ाती है, मेरी सीट बेल्ट खींचकर ध्यान से लगा देती है। उसी आलसी लेकिन बिल्कुल गंभीर लहजे में कहती है, एक पति काफी है, एक से ज्यादा हो तो बस सिरदर्द। ये सुनकर मैं हो जाता हूँ। इसका जवाब क्या दूं समझ नहीं आता। मन में जो चिड़चिड़ाहट उठती है वह आधी रह जाती है। मैं होंठ भींचता हूँ और खुद पर ही आंखें घुमा लेता हूँ। पूरे सफर में मैं बिना रुके बातें करता रहता हूँ, एक विषय से दूसरे पर उछलता हुआ। नीना ज्यादा नहीं बोलती, लेकिन जब भी मैं कोई बात छेड़ता हूँ वह ठीक वैसा ही जवाब देती है जैसा चाहिए। सटीक, सहज, न ज्यादा न कम। उसका अंदाज ही अलग है। लिली जैसी लड़की के मुकाबले जो हर बात को एक नाटक बना देती है, नीना बिल्कुल दूसरे ही स्तर पर है। वह सिर थोड़ा झुकाकर मेरी तरफ एक नजर डालती है। उसका भाव किसी ऐसी झील जैसा है जिसकी गहराई का अंदाजा न लगाया जा सके। शांत और अथाह। मैरिज रजिस्ट्री के पास पहुंचते पहुंचते मेरा मूड काफी अच्छा है, तब तक जब तक हम अंदर नहीं जाते और मैं मार्कस को वहां खड़ा नहीं देख लेता। मेरा मूड एक पल में धड़ाम से गिर जाता है। ये बंदा पीछा नहीं छोड़ता। मैं भौहें चढ़ाकर उसे कड़ी नजर से देखता हूँ। नीना मेरी नजर का पीछा करती है और मार्कस को वहां खड़ा पाती है, बेचारगी का मुखौटा लगाए अपना सबसे नाजुक आहत रूप दिखाने की कोशिश में। देखने में भी शर्म आती है। गाड़ी पार्क करते हुए नीना सीधे कहती है, चलो। पार्क करने के बाद वह स्वाभाविक रूप से हाथ बढ़ाती है, बिना किसी हिचकिचाहट के मेरा हाथ थाम लेती है और मुझे प्रवेश द्वार की तरफ ले चलती है। उस पल मेरे सीने में कुछ गर्म सा चुपचाप उठता है। मैं सिर झुका लेता हूँ और उस मुस्कान को छुपाने की कोशिश करता हूँ जो खुद ब खुद होठों पर आ जाती है। हम अभी अंदर ही घुसे थे कि मार्कस हमें पुकारता है। मैं एक बार फिर आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक पाता। ये बंदा भी खूब वक्त चुनता है। वह उसी दयनीय भाव के साथ हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। नीना, मुझे तुमसे बात करनी है। नीना दोनों हाथ जेब में डालती है और एक ठंडी नजर से उसे सिर से पांव तक देखती है। उसकी आंखों का संदेश बिल्कुल साफ है, रास्ते से हटो। फिर धीमी सपाट आवाज में वह कहती है, हटो। ये सुनकर मुझे सच में हंसी आ जाती है। मैं अपनी बांह उसकी बांह से लपेट लेता हूँ और जानबूझकर उससे सट जाता हूँ, छेड़ते हुए बोलता हूँ, मार्कस, मत बताना कि तुम यहाँ लिली के साथ रजिस्ट्री कराने आए हो। वो कहाँ है? तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? मार्कस का चेहरा काला पड़ जाता है। उसकी आंखों में जलन की लपटें भड़क उठती हैं। होंठ कसकर एक सख्त लकीर में बंद हो जाते हैं। वह नफरत भरी नजर सीधे मुझ पर आकर टिकती है। उसके अंदर की सारी क्रोध और कड़वाहट बाहर छलकती दिखती है। एली को नीना के साथ रहने का क्या हक है? वो तो मेरी है। ये सब उसकी आंखें बिना एक शब्द बोले चिल्ला रही हैं, लेकिन मुझे उसकी चालें और भ्रम लगभग हास्यास्पद लगते हैं। मैं नीना की बांह और कसकर थामता हूँ और एक मीठी रुआसी आवाज में बोलता हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगली बार इतनी सुबह मत उठाना मुझे।